प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और बेसिकली पिछली क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स थ्योरी के ऊपर बात करनी शुरू करी थी और उसी टॉपिक को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज चतुर्दशी है ना। आज गणेश जी का विसर्जन हो रहा होगा पूरे देश भर में, है ना। तो आप भी बढ़िया हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाइए, बढ़िया खूब एंजॉय करिए। त्यौहार होते ही इसलिए हैं ताकि मेंटल स्ट्रेस और जो परेशानियां हैं वो आप भुला के ईश्वर में ध्यान केंद्रित करें और सब भूल जाएं और अपने आप को फिर से रिफ़्रेश कर लें काम करने के लिए, ठीक है ना, जद्दोजहद करने के लिए। तो जितना हो सके त्यौहार को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें, है ना, अच्छा रहेगा, ठीक है। ज़रूरी है ये आज के समय में, कम से कम जब हर कोई मोबाइल में घुसा हुआ है और अकेलेपन से जूझ रहा है, तब ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स के ऊपर बात करी थी और मैट्रिक्स थ्योरी में हम लोगों को आगे बढ़ते हुए जो पहला टॉपिक, बड़ा टॉपिक स्टडी करना है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो भाई रैंक, हिंदी में इसको कोटि कहते हैं, किसी भी आव्यूह की कोटि। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, क्यों निकालते हैं, क्या क्या विधियां हैं निकालने की, इन सब के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। हो सकता है ये लेक्चर बड़ा हो जाए, अगर ये ज़्यादा बड़ा हुआ तो मैं इसको 2 पार्ट्स में आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में, है ना। आप दोनों से ही लाभ प्राप्त करेंगे। थ्योरी जो है वो आज के ही लेक्चर में हो जाएगी। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं हो सकता है उसके लिए हम लोगों को दूसरा लेक्चर भी जोड़ना पड़ जाए इसमें, ठीक है। सो हमारे साथ बने रहिएगा। एप्लीकेशन पे ये जो वीडियो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक। लेकिन एप्लीकेशन पे यही वीडियो पेड कोर्सेज के रूप में यदि आप देख रहे हैं तो इसके साथ में आपको जो भी टेस्ट सीरीजेस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो डाउट क्लासेस हैं जो वीकली ऑर्गेनाइज होती है, उनमें भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा और डायरेक्ट मुझसे बात करने का मौका भी मिलता रहेगा, है ना। ये वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर, यूट्यूब के विद्यार्थियों के लिए, और एप्लीकेशन पर भी। यूट्यूब पे तो आप इसे देख रहे होंगे तो ऐड चल रहे होंगे बीच में, लेकिन इसी वीडियो को अगर आप एप्लीकेशन पे देखेंगे तो विदाउट एड्स आप देख पाएंगे। वहाँ पर भी ये वीडियो मैट्रिक्स थ्योरी के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन मैंने जैसा बताया कि डाउट सेशन, स्टडी मटेरियल एंड डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीजेस, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको कहाँ पर मिलेंगी विद्यार्थियों, आपको मिलेंगी हमारे पेड कोर्सेज में। तो इच्छा हो लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको मिल ही रहा है स्टडी मटेरियल, मतलब कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट द मैट्रिक्स थ्योरी विद द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर आए उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा। एंड व्हाट इज द कंसेप्ट विद्यार्थियों? द कंसेप्ट इज माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, पहले इसको समझिएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, जो इसमें लिखी है डेफिनेशन में उसके ऊपर नहीं जाता हूं, तो मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। सो व्हाट इज द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स? जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों कि ये आपके पास में एक मैट्रिक्स है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 2 5 -1 0 6 7 8 एंड 3। सपोज दैट दिस इज योर मैट्रिक्स। दिस इज ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक। तो 3x3 का मैट्रिक्स जो है, तो इस मैट्रिक्स के जो माइनर्स हैं वो कई सारे निकाले जा सकते हैं, बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। अब माइनर के कहते हैं, क्या होता है पहले आप ये समझिएगा। जो माइनर होता है ना विद्यार्थियों, वो बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स के लिए एक डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है? डिटर्मिनेंट, ठीक। यानी इंग्लिश हिंदी में अगर कहूं मैं, डिटर्मिनेंट इंग्लिश में, हिंदी में अगर कहूं तो सारणिक होता है बेसिकली, है ना। माइनर मतलब कि एक तरह से उप सारणिक जिसको हम लोग कहते हैं। अब माइनर निकालते कैसे हैं किसी मैट्रिक्स का? देखो डिटर्मिनेंट अगर दे दिया जाए तो बात अलग है ना। लेकिन माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो आप किसी भी मैट्रिक्स में से बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो भी माइनर निकाल सकते हैं। आई रिपीट, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। माइनर में गलत बोल गया था। किसी मैट्रिक्स में से बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो भी आप डिटर्मिनेंट बना सकते हैं वो उस मैट्रिक्स के लिए माइनर होता है। इसका मतलब यह होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए कई सारे माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है, अगर आप इसमें से बड़े
डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो क्या निकल सकता है? तो आप कहेंगे कि सर ये जो मान लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है ए, आप इसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ले लीजिए पूरे का पूरे का। इट मीन्स दैट कि आप ऐसे लिख दीजिए 3 2 5 -1 0 6 7 8 एंड 3। सो ये जो निकलेगा पूरे के पूरा, यही सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट निकल सकता है इस मैट्रिक्स में से। ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट आपने यहां पर निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये जो निकला है ना विद्यार्थियों, ये माइनर है किसका? दिस इज द माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये मैट्रिक्स ए का सबसे बड़ा माइनर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे भी निकल सकते हैं, यस, छोटे माइनर्स भी निकल सकते हैं। जैसे ये तो ऑर्डर 3 का माइनर आपने निकाला, ऑर्डर 2 के अगर माइनर आपको निकालने हो तो आप ऐसे कई सारे माइनर निकाल सकते हैं विद्यार्थियों। कैसे निकालेंगे? कोई भी 4 एलिमेंट ले लीजिए कहीं से भी, तो वो ऑर्डर 2 का माइनर बन जाएगा। जैसे ये 4 एलिमेंट ले लीजिए आप, तो एक माइनर ये बन गया 3 2 -1 0, एक माइनर ये बन गया। और लेना है ये चारों ले लीजिए 2 0 5 6, ये एक माइनर बन गया। और माइनर बनाना है तो आप 1 2 3 4 इन तीनों को ले लीजिए 3 5 -1 एंड 6, ठीक। मतलब कोई भी 4 एलिमेंट्स, 2 रो और 2 कॉलम जिनसे बन जाए, यानी ऑर्डर 2, बिकॉज माइनर मतलब डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में हमेशा जितनी रो होती हैं उतने ही कॉलम होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि वो उसमें m क्रॉस n नहीं चलता है, उसमें ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऐसे चलता है, जितनी रो उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो आप ऑर्डर 2 के जितने भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है, वो सब इसके माइनर होंगे। और ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट तो एक एलिमेंट ही होता है अपने आप में, ठीक, तो वो तो कुल मिला के आप 9 निकाल सकते हो। लेकिन क्या कहते हैं, ऑर्डर 2 के जो माइनर हैं वो कई सारे निकाल सकते हो, ठीक है। ये 2 ले लिए, ये 2 ले लिए, इन 2 को ले लिया, फिर उसके बाद में आप इन 2 को ले सकते हो, इन 2 को ले सकते हो, इन 2 को ले सकते हो, फिर उसके बाद इसे इसे और इसे भी ले सकते हो, आप इसे भी ले सकते हो, है ना। आप क्या कहते हैं, अलग जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है ना, वो सब आप माइनर बना सकते हो। तो ये होता है विद्यार्थियों माइनर। ध्यान दीजिएगा कि ये 3x3 का मैट्रिक्स था, इसलिए इसमें सबसे बड़ा जो माइनर बनाया जा सकता था वो ऑर्डर 3 का बनता। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी मैट्रिक्स को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दें, मान लीजिए कि ये बढ़ा दिया हमने, यहां पर लिख दिया 6 5 एंड 2, ये हमने ये मैट्रिक्स बढ़ा दिया। इसमें हमने क्या कर दिया, कॉलम्स बढ़ा दिए, मतलब एक कॉलम की संख्या जो है हमने यहाँ पे बढ़ा दी। तो अब ये कितने का बन गया, अब ये 3x4 का मैट्रिक्स बन गया। लेकिन ध्यान देना कि ये 3x4 का मैट्रिक्स बनने के बाद भी इसमें सबसे बड़ा जो डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है वो ऑर्डर 3 का ही बनाया जा सकता है। मतलब आप ये 3 कॉलम और ये 3 रो ले लो तो एक माइनर बन जाएगा, या फिर इस वाली कॉलम को छोड़ दो तो ये तीन कॉलम जो दिख रहे हैं इनकी मदद से एक माइनर बन जाएगा। मतलब किसी एक कॉलम को छोड़कर जो भी आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे वो इस मैट्रिक्स ए का माइनर बन जाएगा। और क्योंकि इसमें 3 रो और 4 कॉलम हैं, तो रोज की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 4 है, और माइनर बनाने के लिए रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो मतलब 3 रो और 3 किन्हीं भी 3 कॉलम्स को लेके आप इसका सबसे बड़ा जो माइनर बना सकते हो वो ऑर्डर 3 का बना सकते हो। मेरी बात समझना जरा ध्यान से, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लेना, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। साइंस में समझना ही सबसे बड़ा काम होता है। अगर सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल करनी है और कुछ नहीं करना है तो बात अलग है, फिर तो क्वेश्चन समझो और करो, प्रैक्टिस करो, रट लो, एग्जाम दो, खत्म। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट समझना है तो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यहां पर केवल ऑर्डर 3 का ही माइनर बनाया जा सकता है सबसे बड़ा, और ऑर्डर 2 के तो कई सारे माइनर बनाए जा सकते हैं, और ऑर्डर 1 के कुल मिला के 12 माइनर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनर कैसे बनाए जाते हैं, क्या होता है किसी मैट्रिक्स के लिए, ये आपको समझ में आया होगा। वहीं अगर ये 4x4 का मैट्रिक्स होता, ठीक है, जैसे मैं यहां पर एक रो ऊपर और बढ़ा दूं, मान लो यहां पर 6 0 2 -1 ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो ये 4x4 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो उस केस में इसमें से, इस मैट्रिक्स में से जो सबसे बड़ा माइनर बनाया जा सकता है वो ऑर्डर 4 का बनाया जा सकेगा। और फिर ऑर्डर 3 का
किन्हीं भी 3 रो और किन्हीं भी 3 कॉलम्स के एलिमेंट ले लो और उससे ऑर्डर 3 के कितने भी माइनर बना सकते हो। बहुत सारे माइनर लिमिटेड बनते हैं, है ना। एक्चुअल में उसका एक फॉर्मूला होता है, एग्जैक्टली मुझे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है। उसका भी फॉर्मूला होता है कि अगर 4x4 का मैट्रिक्स हो तो उसमें से 3x3 के आप कितने माइनर बना सकते हो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसको आप अपनी जो भी रेफरेंस बुक हो, अगर हो सका मेरे दिमाग में आ गया तो नेक्स्ट वाली क्लास में तुम लोगों को बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ठीक। सो ये माइनर बनाने का प्रोसेस है, ठीक। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर से उसमें से कितने ऑर्डर का मैक्सिमम माइनर बनाया जा सकता है, ये आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि किसी मैट्रिक्स और उसमें से मैक्सिमम ऑर्डर का जो माइनर बनाया जा सकता है उसका कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस गया होगा। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्सेप्ट जब तक नहीं जाएगा ना, तब तक रैंक की डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगी। ध्यान देना, मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चंस की नहीं। क्वेश्चन तो ऐसा है कि तुम डेफिनेशन नहीं करोगे ना तो भी क्या कहते हैं तुमसे बन जाएंगे क्वेश्चंस। लेकिन डेफिनेशन इसलिए समझ में आना जरूरी है कि बाई चांस अगर तुमसे कभी किसी इंटरव्यू में पूछ लिया, बाई चांस मान लो कि तुमने एमएससी मैथमेटिक्स करा और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बीइंग अ टीचर की जॉब के लिए गए, उन्होंने तुमसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनर। तो फिर अब जैसे तुमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी तो तुम क्या डेफिनेशन क्या बताओगे? सर एक मैट्रिक्स होता है, उसमें एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो भी होता है वो उसकी रैंक आ जाती है, ऐसे। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। उसके लिए ये जो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये है डेफिनेशन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ माइनर ही होती है डेफिनेशन। सो माइनर समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे। अब आते हैं हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? लुक एट दिस, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, लेट A be any matrix, a number R. A number R is called the rank of the matrix A if it obeys the following two properties. यानी एक मैट्रिक्स है A, कोई भी मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का है, और एक नंबर है R, आई रिपीट एक नंबर है R। उस R को आप उस मैट्रिक्स की रैंक कहोगे। ध्यान देना, अब इस R को कोरिलेट करते हैं मैट्रिक्स के साथ में। अगर वो R जो है वो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो, कौन सी? देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ A ऑफ ऑर्डर R विच डज नॉट वैनिश। इसका मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर R का कम से कम एक डिटर्मिनेंट, एक माइनर जरूर होना चाहिए जो कि जीरो ना हो रहा हो। वैनिश का मतलब होता है जीरो ना हो रहा हो। क्लियर है? मतलब कि R को इस मैट्रिक्स A की रैंक कहेंगे यदि R ऑर्डर का एक माइनर हो उस मैट्रिक्स में और वो जीरो ना हो रहा हो। ये पहली शर्त है। दूसरा, एवरी माइनर ऑफ A ऑफ ऑर्डर हायर देन R वैनिश, और R से ज्यादा ऑर्डर का जो भी माइनर आप बनाएंगे उस मैट्रिक्स के लिए वो जीरो होना चाहिए, वैनिश हो जाना चाहिए, मतलब जीरो हो जाना चाहिए, उसकी वैल्यू जीरो आएगी हमेशा। तो R को मैट्रिक्स A की रैंक कहते हैं। ये है डेफिनेशन किसकी? रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। नहीं समझ में आया हो फिर से रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका मतलब हुआ कि जो जीरो मैट्रिक्स होता है उसकी जो रैंक होती है वो कितनी होती है? जीरो होती है, क्योंकि उसमें सबसे, भाई जैसे ये जीरो मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 2 का हमने जीरो मैट्रिक्स बनाया, 3 का भी बना सकते हो, 4 का, 1 का भी। तो भाई आप इसका कोई भी माइनर ले लो, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आनी है ना। ऑर्डर 2 का ले लो, ऑर्डर 1 का ले लो, कितना भी माइनर ले लो, उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। तो इसका मतलब इसका कोई भी ऐसा माइनर नहीं है जो कि जीरो ना हो रहा हो, इसीलिए इसकी जो रैंक होती है जीरो मैट्रिक्स की वो जीरो होती है। इसी प्रकार अगर हम एक यूनिट मैट्रिक्स ले लें IN, तो उसकी जो रैंक होती है वो N ही होती है। क्यों होती है भाई? जैसे कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स लिया हमने ऑर्डर 3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं हमेशा, और उनके डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और ये होता है सेकेंडरी डायगोनल। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो अगर 1 1 1 हो, बाकी सब एलिमेंट जीरो हो, तो उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और ये 3x3 का है, तो ये इसको अगर ऐसे लिखना हो तो हमें लिखेंगे I3, मतलब ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद्यार्थियों। तो थर्ड ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है या N ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसकी रैंक जो होती है ना वो हमेशा N होती है। क्यों? क्योंकि
इस मैट्रिक्स की, जैसे ये 3 का है, अगर इस मैट्रिक्स की भी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे ना तो वो कितनी आएगी, वो 1 ही आएगी विद्यार्थियों। मतलब हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो 1 आती है। इसका मतलब वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, अगर उसी का ही, जितने ऑर्डर का वो है उसी का ही अगर माइनर बना के उसकी वैल्यू निकालोगे तो वो 0 नहीं होगा। ठीक, इट मीन्स दैट कि वही उसकी रैंक होती है हमेशा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो उसका ऑर्डर ही होता है वास्तव में, जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए ऑफ अ ऑर्डर n इज n सिंस दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, जो नॉन सिंगुलर होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट जो वैल्यू है वो 0 ना हो। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो जितने का भी वो ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ध्यान देना, सामान्यतः जो आपका क्या कहते हैं, अगर वो ऑर्डर n का मैट्रिक्स है, ठीक, ऑर्डर n मतलब कि n रोज n कॉलम, तो उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 0 तो होगी नहीं। सो दैट्स व्हाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो उसके ऑर्डर के बराबर ही हो जाती है। ठीक, एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल रो A। ये सिंबल याद रखना, दिस इज द सिंबल रो A। ये किसी भी मैट्रिक्स की रैंक का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये कहीं पर लिखा हुआ है रो A इज इक्वल्स टू, मान लो 3 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, तो इसका मतलब है उस मैट्रिक्स की रैंक 3, 2, 4 ये है। अब तुम्हारे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये रैंक हम लोग पढ़ते क्यों हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जो है बेसिकली डिटरमिनेंट से कोरिलेट होती है उस मैट्रिक्स के। किससे? डिटरमिनेंट वैल्यू से। और जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है ना वो बेसिकली रिलेट होती है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के नेचर से। तो बेसिकली हम लोग रैंक पढ़ जरूर यहां पे मैट्रिक्स थ्योरी में रहे हैं, लेकिन ये रिलेट होता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक के रूप में। इसीलिए जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूरा हो जाएगा ना विद्यार्थियों, तब आपको पता चलेगा, और आगे जब आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अगर बीएससी के हैं और अगर बीटेक के भी हैं तो आपको आगे चल के पता चलेगा कि क्यों ये रैंक जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में बहुत काम की चीज है। तो बेसिकली लक्ष्य तो अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को समझना है, लेकिन उसको समझने के लिए ये रैंक वाले टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है। और डिटरमिनेंट ध्यान रखिएगा, फिर कह रहा हूं, डिटरमिनेंट के वीडियो में चाहे देख लेना, अगर उसमें नई चीज़ें होंगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है होना चाहिए, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, तुम लोगों को बता भी दूंगा कि डिटरमिनेंट क्यों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन के नेचर को निर्धारित करने की एक बहुत ही कारगर टेक्निक या टूल है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये तो हो गई रैंक की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ माइनर। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं और आपको ये बताता हूं कि रैंक निकालने के और कौन कौन से टेक्निक्स हो सकते हैं। चलिए आइए बताता हूं। तो विद्यार्थियों, हम लोग रैंक निकालने की मेथड्स या टेक्निक्स पे आए उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन और बता देता हूं, और वो है नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। आई रिपीट, नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स? आसान सी डेफिनेशन है, आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। आई रिपीट, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो? ऑर्डर n का। तो एक नंबर r को उस मैट्रिक्स की, a और r जो है उसकी रैंक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? n, रैंक कितनी है? r। सो n माइनस r जो होता है, यानी ऑर्डर में से रैंक को अगर माइनस कर दें तो जो भी नंबर आएगा ना उस नंबर को उस मैट्रिक्स की नलिटी कहते हैं। आई रिपीट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ध्यान देना कि नलिटी जो है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाली जाती है सामान्यतः, है ना। सो नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, दैट्स ऑल। ये ध्यान रखना, छोटी सी डेफिनेशन है, कई बार हो सकता है किसी क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कि फाइंड द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। तो नलिटी अगर निकालना है तो रैंक निकालना पड़ेगा, तो रैंक पहले निकालो फिर नलिटी अपने आप ही निकल आएगी। ठीक, सो ये हो गई किसकी डेफिनेशन? नलिटी की। अब मैं आपके सामने रखता हूं मेन टॉपिक, और जिसका नाम है हाउ वी फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, या टेक्निक्स टू यूज फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो यहां पे लिखता हूं मैं मेथड्स टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, यानी कि
मैट्रिक्स की रैंक निकालने की मेथड्स कौन कौन सी होती हैं? तो मेरे अनुसार सबसे पहली मेथड जो हम लोगों को आनी चाहिए वो है डिटर्मिनेंट मेथड। ये किताब में तुम्हें नहीं मिलेगा बच्चों, लेकिन इसके क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। डिटर्मिनेंट मेथड है ना, ये डिटर्मिनेंट मेथड डायरेक्ट डेफिनेशन से रिलेट होती है, ठीक। दूसरी मेथड होती है बाय एशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तीसरा होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो ये तीन टेक्निक्स बेसिकली हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। ये जो डिटर्मिनेंट मेथड है ना विद्यार्थियों, ये सामान्यतः ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के लिए कारगर है, उसके बड़े या हायर ऑर्डर के लिए नहीं है कारगर, क्योंकि वो फिर टिपिकल हो जाती है। एशेलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स जो है ना, ये बेसिकली मैट्रिक्स का एक स्पेशल फॉर्म होता है, जिसमें अगर मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया जाए ना, तो मैट्रिक्स की रैंक आसानी से देखी जा सकती है। आप देख के बता दोगे कि ये है इस मैट्रिक्स की रैंक, ठीक है। यानी कि हम मैट्रिक्स को एक खास फॉर्म में बदलने के लिए रो और कॉलम ऑपरेशंस का यूज करते हैं। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये नया शब्द सुनने के बाद लग रहा है कि ये रो और कॉलम ऑपरेशंस क्या है, तो ध्यान फिर से दे देना। रो को रो से माइनस करना कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई करके माइनस करना कैसे किया जाता है, कॉलम को कॉलम से माइनस प्लस करना कैसे किया जाता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैट्रिक्स का जो चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, उसमें जाके पढ़ लो, समझ लो, बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है ना। और यार अब फर्स्ट कॉलेज में आ गए हो तो ये सब चीज़ें तो आना चाहिए, और नहीं आती है तो कोई बात नहीं, पीछे जाके कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। नाउ एंड अनदर फॉर्म इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे एशेलन फॉर्म होता है वैसे ही नॉर्मल फॉर्म भी होता है। वो भी एक काइंड ऑफ स्पेशल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, जिसमें हम रो और कॉलम ऑपरेशंस की मदद से मैट्रिक्स को बदल देते हैं और हमारे पास में रैंक दिखने लगती है, आनी जाती है, दिखने लगती है मैट्रिक्स में कि ये इसकी रैंक है। क्लियर है? और कहीं ना कहीं पे वो सारी की सारी चीजें जो है ना, जो रैंक की मेन डेफिनेशन है उसके साथ में कोरिलेट होने वाली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो कैसे काम करती है, ये तो जब क्वेश्चन आ जाएंगे ना तब तुम लोगों को बताऊंगा मैं, ठीक है ना, वहां पे समझाऊंगा ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के लिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि एशेलन फॉर्म क्या होता है और नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। मतलब पहले आपको सारी थ्योरी बता देता हूं और फिर उसके बाद में क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन का सिलसिला अपन लोग शुरू करेंगे। नाउ व्हाट इज द एशेलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, समझाता हूं, पहले थ्योरी और फिर प्रैक्टिकली बता देता हूं, ठीक। सो ये डेफिनेशन है बच्चों एशेलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन एशेलन फॉर्म इफ, नंबर 1 पहला है, ऑल द नॉन जीरो रोज इफ एनी प्रिसीड द जीरो रोज, यानी कि नॉन जीरो जो रोज होती हैं हमेशा जीरो रोज के ऊपर होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी, द नंबर ऑफ जीरो प्रिसीडिंग the first non-zero element in a row is less than the number of such zeros in the next or succeeding rows। इसका मतलब यह है कि हम ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो बढ़ते जाने चाहिए, यानी ऊपर की रो में नीचे वाली रो से कम जीरो होने चाहिए। कहां से? आगे की तरफ अगर गिने तो, ध्यान देना, आगे की तरफ से गिने तो। क्लियर है? यानी कि एक तरीके से हम और कुछ भी नहीं करते हैं विद्यार्थियों, मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस में? अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ही एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें जैसे जैसे नीचे आते हैं नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जाते हैं। पहले एलिमेंट से पहले वाले जो जीरोस होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। मतलब कि जीरोस पूरी रो में काउंट नहीं होते हैं, जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसके पहले कितने जीरोस हैं ये मायने रखता है एशेलन फॉर्म में, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज यूनिटी, और हर रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए? यूनिटी, यानी कि 1 होना चाहिए। तो ये जो फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, इसी को ही एशेलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल देखो उसने दिया भी है। फॉर एग्जांपल 1, देखो ये पहला एलिमेंट आया, ये 1 है, इसके बाद 0 हो नॉन जीरो एलिमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर दूसरी रो में आए तो पहला एलिमेंट देखो 0 हो गया, और फिर जो दूसरा एलिमेंट है वो 1 है। मतलब कि जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे जीरोस की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये पहला 0 हुआ, फिर ये 1 हुआ, फिर उसके बाद एलिमेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
फिर नीचे आए तो अचानक से 3 जीरो आ गए, 2 होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब यहां 1 होता तो भी चलता, लेकिन 3 जीरो आ गए, फिर 1 आया, 2 आया, 4 आया, चलेगा, और फिर उसके नीचे और जीरोस की संख्या बढ़ गई। मतलब जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे यहां पर जीरोस की संख्या बढ़ती जानी चाहिए। इधर पे क्या होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहला जो एलिमेंट है इस तरफ से देखें तो जो पहला जो एलिमेंट है यहां पर यहां पर यहां पर वो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। उसके पहले जीरोस की संख्या देखी जाती है, उसके बाद के जीरोस की संख्या नहीं। क्लियर? ये होता है एशेलोन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स का। और इस एशेलोन फॉर्म को कैसे बनाया जाता है किसी भी मैट्रिक्स में, ये आपको हम क्वेश्चंस के समय पे बताएंगे। रो और कॉलम ऑपरेशंस की मदद से, हालांकि एशेलोन फॉर्म में केवल रो ऑपरेशंस की मदद ली जाती है। एशेलोन फॉर्म को में कन्वर्ट करने के लिए केवल रो ऑपरेशंस ही यूज करेंगे हम लोग बच्चों, ऑपरेशंस, ठीक है ना। कभी भी इसमें कॉलम ऑपरेशंस यूज नहीं करेंगे। कन्वर्ट एनी मैट्रिक्स इनटू एशेलोन फॉर्म इन ऑलवेज यूज्ड रो ऑपरेशंस, डोंट यूज कॉलम ऑपरेशन विद्यार्थियों। तो ये तो हो गई किसकी डेफिनेशन बच्चों, एशेलोन फॉर्म की। एक छोटा सा नोट भी लिखा है, इफ अ मैट्रिक्स इन एशेलोन फॉर्म द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स को आपने एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो उस मैट्रिक्स में जितनी नॉन जीरो रोज दिख रही होंगी वही उसकी रैंक होगी। जैसे ये जो मैट्रिक्स है इसमें पहली रो जो है नॉन जीरो है, दूसरी रो नॉन जीरो है, तीसरी रो नॉन जीरो है, चौथी रो पूरी जीरो है। तो मतलब नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हो गई 3। तो किसी मैट्रिक्स को अगर एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो रैंक आपको अपने आप दिखने लगती है। यही तो मैं आपसे समझा रहा था आपको। क्लियर है? तो ये एशेलोन फॉर्म की मदद से रैंक निकालने का कंसेप्ट है। अब क्वेश्चंस तो हम बाद में करेंगे, है ना। अब एक थ्योरी और समझ लेते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। आइए उसको और देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों अब आ जाते हैं हम लोग अपनी अगली डेफिनेशन के ऊपर, जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी एक स्पेशल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, जिसे हम लोग रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के, मैं वर्ड फिर से बहुत दोहरा देता हूं, रो और कॉलम ऑपरेशंस लगा के निकाला जाता है। ठीक, अब क्या होता है नॉर्मल फॉर्म, इसको पहले थ्योरेटिकली समझिए फिर आपको समझाता हूं। ठीक, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी नॉर्मल फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। जब किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में बदल दिया जाता है तो वही उसका कैनोनिकल फॉर्म भी होता है। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तुमसे ये कहकर कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म, तो वास्तव में वो नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है। या फिर फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, तो वास्तव में वो तुमसे कैनोनिकल की बात कर रहा है। ये दोनों वर्ड दिमाग में रखना, एक ही होते हैं, बस आगे और पीछे से देखने का मतलब होता है बस। सो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, एक मैट्रिक्स है ऑर्डर m क्रॉस n का, एंड रैंक r, ठीक, और उसकी जो रैंक है मान लो कि r है, आई रिपीट, वो मतलब एक तरह से r रैंक है उसकी, हम ये मान के चल रहे हैं। देन a कैन बी रिड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रो और कॉलम ऑपरेशन की मदद से, टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अगर उस मैट्रिक्स की रैंक r है तो उसको इनमें से किसी एक रूप में बदला जा सकता है। कैसा? आप उसमें यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेवलप कर दोगे और उसमें 0 कॉलम्स होंगे और कुछ 0 रोज होंगी, ठीक। या फिर आप उसको इस रूप में बदल देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और केवल उसमें कुछ 0 रोज होंगी, मतलब कॉलम्स नहीं होंगे। या फिर आप उसे इस रूप में बदल देंगे, मतलब कि उसमें कुछ 0 कॉलम्स होंगे, 0 रोज नहीं होंगी, और यह आर ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेवलप हो जाएगा। या फिर वो खुद अपने आप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि वास्तव में ये रूप किसी मैट्रिक्स के बनेंगे कैसे, समझना आप जरा। मान लो कि कहीं पर एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट ये है 2 3 4 6 7 0 1 3 -2 -1 6 एंड -7, सपोज दैट ये एक मैट्रिक्स है। एक और रो जोड़ देते हैं इसमें 0 3 10 एंड -9, सपोज दैट कितने ऑर्डर का है, कहना सर 4 क्रॉस 4 का है, ठीक।
अब अगर यदि मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है, कितनी है, 3 है, 3 है इस मैट्रिक्स की रैंक, ठीक। तो इसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? आप इसको ऐसे बना दो, 1 0 0 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 0। मान लो कि इस मैट्रिक्स की रैंक थी 3, तो इस मैट्रिक्स को इस रूप में बदला जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 4x4 का था, तो इस रूप में ये मैट्रिक्स क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक। तो ये कौन सा रूप हो गया, इसको आप लिखोगे जैसे ये देखो, ये इतना वाला जो पोर्शन है ये I3 है ना, I3, तो इसका मतलब ये I3 फॉर्म में बदल गया है, और इसके राइट में एक कॉलम है 0 और नीचे ये है, मतलब कि ये ऐसा बना है, ये वाला फॉर्म बना है इसमें, ठीक है। ध्यान रखना, अगर इसमें एक और 0 रो होती तो भी यही फॉर्म बनता, मतलब I3, ये 0 का मतलब 0 एलिमेंट नहीं होता, इसका मतलब होता है कि इसमें कुछ 0 कॉलम्स हैं, उनकी संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और इस 0 का मतलब होता है उसमें एक से ज्यादा या एक 0 रोज हो सकती हैं, लेकिन रैंक अगर 3 है मैट्रिक्स की तो उसमें I3 ही डेवलप होगा, कहीं पर भी हो, वो चाहे वो यहां पर भी डेवलप हो सकता था और यहां पे 0 बन जाता, वो यहां डेवलप हो जाता तो यहां 0 हो जाता, वो यहां डेवलप हो जाता तो यहां 0 और यहां 0 आ जाता। क्लियर है? अगर उस मैट्रिक्स की रैंक है 3, और ध्यान देना किसी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो बदली नहीं जा सकती है, भले ही आप उसमें कितने भी रो ऑपरेशन लगा लो, कितने भी कॉलम ऑपरेशन लगा लो। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो शुरुआत में मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन मैं वहां शायद मिस कर गया, तो यहां पे फिर बता देता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक है उसमें रो और कॉलम ऑपरेशंस लगा के या उसका ट्रांसपोज भी करके बदली नहीं जा सकती, जितनी है उतनी ही रहेगी हमेशा। ये शाश्वत सत्य है विद्यार्थियों, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो गया कि I3 तो बनेगा अगर रैंक 3 है, वो चाहे ऊपर बने, नीचे बने, दाएं बने, बाएं बने। क्लियर है? अब वहीं पर अगर मान लो कि ये जो मैट्रिक्स है ये कुछ ऐसा होता, इसमें से मैं एक रो हटा देता हूं, ये वाली। अब मान लो कि ये जो मैट्रिक्स है ये होता 3x4 का, तो उस केस में अब अगर इसकी रैंक 3 है तो ये फिर ऐसा बनता विद्यार्थियों। कैसा बनता? ये फिर इस तरह से बनता, जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और क्योंकि 3 ही रो हैं तो रो तो हो गई पूरी, एक कॉलम एक्स्ट्रा आता, वो भी कुछ ऐसा। तो ये भी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स आ गया है, इसमें ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो ये ऐसा बनता फिर I3 और ये 0। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है? ठीक, ये कब बनेगा लेकिन? रैंक 3 हो और मैट्रिक्स में 3 रो और 4 कॉलम हो, तो ऐसे बनेगा। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए विद्यार्थियों कि इस मैट्रिक्स में जो है वो रो नहीं होती, मतलब रो तो होती, कॉलम नहीं होता, मतलब ये और जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है विद्यार्थियों, उस केस में कितना हो जाता? उस केस में इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हो जाता 4x3, है ना। अगर ये कॉलम नहीं होता तो 4 रो होती, 3 कॉलम। तो उस केस में अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है तो इसका रूप ऐसा बदलता, 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये ऐसा होता, I3 और 0, मतलब कि ये वाला रूप बनता, है ना, ये वाला रूप यहाँ पे ये, और ये वाला रूप कहाँ पर बना था? ये वाला रूप बन गया था इसमें, और ये वाला रूप कहाँ बना था? ये वाला रूप इसमें बन गया था। अब ये वाला रूप अगर मान लो कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 होती और इसमें 3 रो और 3 ही कॉलम होते, तो फिर इस मैट्रिक्स को जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते ना बच्चों, तो ये ऐसा बन जाता 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे बन जाता। इट मीन्स दैट कि ये I3 ऐसा बन जाता। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक, तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब करते हैं नहीं, देख पाते हैं। ये उसके एग्जाम्पल्स थे नॉर्मल फॉर्म के, जो यहाँ पे थ्योरेटिकली आपको दिया हुआ था। और जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस नॉर्मल फॉर्म में बनेगा,
वही उसकी रैंक भी होगी, और ये पहले से शाश्वत सत्य है। क्लियर है? नाउ सो इसमें कुछ एक थ्योरेटिकल लाइन भी लिखी है कि वेयर आई आर इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर एंड 0 इज द जीरो मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, दीज ऑल फॉर्म्स आर कॉल्ड the normal form or canonical forms of the matrix. The order R of IR is said to be the rank of A. जो भी ऑर्डर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वही उस मैट्रिक्स की रैंक भी होती है। तो विद्यार्थियों, जो पिछली देर से आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपके कानों में अननेसेसरी बोले जा रहा हूं, कितना आपको समझ में आया मुझे नहीं पता है, लेकिन ये थ्योरी थी पूरी रैंक ऑफ मैट्रिक्स की, रैंक निकालने की मेथड्स की, रैंक कब बदलती है कब नहीं बदलती है, कैसे किसी मैट्रिक्स की रैंक को चेक किया जाता है, रो और कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं, रैंक का मैट्रिक्स में रो और कॉलम ऑपरेशंस लगाने के बाद क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैट्रिक्स को का ट्रांसपोज अगर कर दिया जाए, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो भी मैट्रिक्स की रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान देना, ओरिजिनली मैट्रिक्स की जो भी रैंक होगी, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। रैंक किसी मैट्रिक्स की नहीं बदली जा सकती है जब तक कि आप उसके एलिमेंट को ही ना बदल दो। रो और कॉलम ऑपरेशन से किसी एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो रैंक फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुमने गलत लिख दिया तो रैंक के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय, खासकर जब एशेलोन और नॉर्मल फॉर्म से मैट्रिक्स को रैंक निकालेंगे हम लोग, तो उस केस में तुम लोगों को माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि गलती ना हो जाए। बिल्कुल क्लियर है? तो चलिए आइए बच्चों, ये पूरा का पूरा चीज थ्योरी पार्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं। क्वेश्चंस में हम लोग डिटर्मिनेंट की मदद से कैसे रैंक निकालते हैं ये समझेंगे, एशेलोन फॉर्म में मैट्रिक्स को कैसे बदलते हैं और रैंक कैसे दिखती है ये समझेंगे, नॉर्मल फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं और रैंक कैसे निकलती है ये हम लोग समझने वाले हैं। और रैंक के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, करीबन 6 से 7 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे अलग अलग टाइप के। आई होप कि वो आप लोगों के लिए लाभदायक होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, चलिए ना, प्रभु का नाम लेके आइए।